नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सत्ता के दावेदारों के बीच अब गहमा गहमी बढ़ गई है। जंग के जोश में चंद रोज पहले ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी थी कि उन्हें अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। योगी ने कल यह चुनौती स्वीकार कर ली और जवाब भी दे दिया। लेकिन इससे पहले कल ही पंचायत चुनावों में बीजेपी ने जीत का डंका बजा दिया। दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा, इंशाअल्लाह होगा। हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। योगी आदित्यनाथ चाहते तो ओवैसी को जवाब पहले भी दे सकते थे, लेकिन कुछ कहने से पहले उन्होंने इंतजार किया। ओवैसी इस बार यूपी चुनाव में कुछ कर गुजरने की हसरत लिए हुए हैं और अपनी इसी हसरत का इजहार उन्होंने इस चुनौती के जरिए सरेआम कर दिया। अब बारी योगी की थी, लेकिन उनका जवाब किश्तों में आया। पहले पंचायत चुनाव के नतीजे बोले, उसके बाद लंबी चौड़ी मुस्कान के साथ योगी बोले। बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संकल्पों के साथ इस चुनावी मैदान में आएगी और उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होगा। वैसे तो विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने के साथ ही बीजेपी का राज्य और केंद्र स्तर का हर नेता यही दावा करता आया है कि 2022 में यूपी के किले पर फिर से भगवा परचम ही फहराएगा, वो भी योगी की अगुवाई में। लेकिन खुद योगी को शायद कुछ आंकड़ों का इंतजार था जो कल आए। यूपी में 75 जिला पंचायतों में से 67 पर बीजेपी की जीत हुई है। कल 53 सीटों पर हुई वोटिंग में 46 पर बीजेपी जीती। इससे 21 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। बीजेपी की सबसे निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुआ ये सियासी मुकाबला आखिरी बड़े चुनाव हैं, लिहाजा बीजेपी और योगी आदित्यनाथ इसे लखनऊ की सत्ता के सेमीफाइनल का दर्जा दे रहे हैं। 7 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा और पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, ये जनता के सामने है। जनता ने उसे स्वीकारा है। पंचायत चुनाव के परिणाम के साथ साथ 2022 के चुनाव परिणाम भी इसी तर्ज पर आएंगे, इसमें अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ओवैसी हैं जो अपनी खास शैली की राजनीति के लिए पहचाने जाते हैं। हैदराबाद से शुरू हुआ उनका सियासी लश्कर महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल होते हुए यूपी में यलगार के लिए बेकरार है। वार को धारदार बनाने के लिए वो बीजेपी के पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और कई छोटी पार्टियों के साथ घेराबंदी कर रहे हैं और विरोधी खेमे में हड़कंप मचाने की नीयत से उन्होंने पहला वार सीधे सेनापति पर ही कर दिया है। हालांकि बीजेपी इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा अहमियत नहीं दे रही है। ओवैसी देश के सामाजिक समरसता को खत्म करना चाहते हैं, लोगों में जाकर के भ्रम फैलाते हैं और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जिनको जीना है वो जिए। ओवैसी की चुनौती का एक पहलू और भी है। उन पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। इसकी वजह है उनके उकसाने वाले बयान। कांग्रेस समेत बाकी विरोधी दलों का आरोप है कि वो ऐसे बयानों से वोटों की धार्मिक गोलबंदी करते हैं, जिससे आखिरकार बीजेपी को ही फायदा होता है।
यूपी में ओवैसी की यलगार को भी इसी चश्मे से देखा जा रहा है। ओवैसी साहब का ये जो स्टेटमेंट है, ये योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का है, इसलिए कि 4.5 साल सरकार को गुजरने के बाद यूपी की आम जनता जो सरकार और सरकार के कामों से मायूस है, खास तौर से कोरोना में देख लीजिए यूपी की आवाम का क्या हाल हुआ है। और एक मैसेज जा रहा है यूपी के अंदर कि इस मर्तबा योगी जी की सरकार नहीं आएगी, और मुकाबला नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुकाबला यूपी में योगी जी यानी भाजपा और समाजवादी का नजर आता है। हालांकि यही कोशिश ओवैसी ने बंगाल में भी जोर शोर से की थी, बल्कि वहां के मौलानाओं के साथ मिलकर उन्होंने ममता के मुस्लिम वोट बैंक को तहस नहस करने का भी पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया था। लेकिन ममता का बाल भी बांका नहीं हुआ और बीजेपी के अरमान भी धरे के धरे रह गए। यानी ये तो साफ है कि राजनीति इतने रटे रटाए समीकरणों से भी नहीं चलती। नेता जनता को कितना भी भरमाए, लेकिन वोट देते वक्त इंसान कुछ तो सोचता है। यानी यूपी में 2022 में क्या होगा, ये यूपी की जनता को तय करना है। चुनौतियां, दावे और नारे तो नेताओं का रोज का काम है। अनिल भारद्वाज और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या मान लिया जाए कि पंचायत चुनावों के नतीजे वाकई में आगे होने वाले विधानसभा चुनावों का अक्स है? बीजेपी तो कम से कम यही बता और जता रही है, लेकिन विरोधी पार्टियों का आरोप यह है कि पंचायत के नतीजे चुनाव कम और खेल ज्यादा है। वैसे गौर से देखें तो चुनावी तस्वीर उतनी चमकदार नहीं जितनी पहले नजर में दिखती थी। जीत का जश्न पूरे शबाब पर है। पंचायत चुनाव में इतने ताबड़तोड़ प्रदर्शन से बीजेपी में बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष सीएम को बधाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं, नए नए चुने गए पंचायत अध्यक्ष योगी मोदी और जनता को बधाई दे रहे हैं। यानी 2022 के दंगल से पहले बीजेपी में सब मंगल ही मंगल है। खुद मुख्यमंत्री तो दावा कर चुके हैं कि अब सारे नेता और मंत्री भी यही खम ठोक रहे हैं कि यही नतीजा अगले साल के विधानसभा चुनाव में भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय और समाजवादी पार्टी की करारी पराजय के कारण से मुझे तो बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि एक बार फिर से अहंकार हारा है, गुंडागर्दी हारी है, जंगल राज लाने वाले हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थीं। नंबर 1, कोरोना की दूसरी लहर के कहर का असर। नंबर 2, कृषि कानूनों पर उपजा असंतोष। नंबर 3, नेतृत्व के मुद्दे पर पार्टी में अंदरूनी विरोध। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहरों में कोरोना के कहर की तस्वीरें दुनिया के मीडिया की सुर्खियां बनी थी। पश्चिम यूपी से आने वाले किसान आंदोलन के बड़े नेता राकेश टिकैत अभी तक सड़कों पर डटे हैं और नेतृत्व का मुद्दा सुलझाने के लिए लखनऊ से दिल्ली तक संघ और पार्टी संगठन के धुरंधरों को मैराथन बैठकें करनी पड़ी। तो क्या मान लिया जाए कि पंचायत चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की राह के रोड़े बन रहे इन तमाम मुद्दों को खत्म कर दिया है? क्योंकि नतीजे तो यही बता रहे हैं कि किसान आंदोलन के अगुवा राकेश टिकैत अपना गढ़ मुजफ्फरनगर भी नहीं बचा पाए। भारतीय किसान यूनियन ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई को अपना समर्थन दिया था, लेकिन बीजेपी समर्थित उम्मीदवार 26 वोट से जीत गए। हालांकि राकेश टिकैत इस जीत को कुछ अलग ही गणित बता रहे हैं। उनके कैंडिडेट जैसे गाजियाबाद में 2 जीते और अध्यक्ष निर्विरोध चुन गया, तो और ऐसी तरह से पूरा उसमें जीते। उनको वोट क्या % मिली? वोट उनको मिली 30% से भी कम जिला पंचायत में, और उनकी जीत हुई करीब करीब 95%, 95%। तो कौन से गणित का मास्टर है जो इन्हें को पढ़ाता है? उसको हमको भी पढ़वा दो भाई सबको। टिकैत की बात में दम भी है, क्योंकि करीब 2 महीने पहले हुए पंचायत चुनाव में कुछ और ही तस्वीर दिख रही थी, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव आते आते तस्वीर का रंग ही बदल गया।
सीधे मतदान में समाजवादी पार्टी के समर्थन वाले 747 उम्मीदवार जीते, लेकिन अध्यक्ष बने सिर्फ 5, जबकि बीजेपी के समर्थन वाले 690 उम्मीदवार चुनाव में जीत कर आए, लेकिन अध्यक्ष बने 67। सारे हमारे वोटर जो हैं कुरान के और गीता के कसम खा के गए थे और ये फर्जी बक्सा बदल करके भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रशासन के लोग मिल करके क्या काम किए हैं। ये जीत अगर है भारतीय जनता पार्टी की तो फर्जी है। हम चुनाव आयोग जाएंगे, हम राजभवन जाएंगे, जहाँ जाना होगा तहाँ जाएंगे। ये तो जाहिर है कि जीत की तस्वीर जितनी चमकदार दिख रही है, उससे परे भी कुछ रंग छिड़के गए हैं। इसी बात को लेकर कल वोटिंग के दौरान कई जगहों पर एसपी और बीजेपी के बीच झड़पें भी हुई, लेकिन बीजेपी सारे आरोपों को विपक्ष की हताशा कहकर खारिज कर रही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नए नए सियासी समीकरण भी बनते नजर आ रहे हैं। नेताओं की मुलाकातें हो रही हैं और इसे लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मुलाकात की। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात है, इसके और कोई मायने नहीं। राजनीति में औपचारिक, अनौपचारिक, शिष्टाचार वाली मुलाकातें कहने और सुनने के लिए होती हैं। कायदे की बात यह है कि यूपी में चुनावी गोलबंदी के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से केजरीवाल के बड़े सिपहसालार की मुलाकात हुई है। आप सांसद संजय सिंह एकाएक अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे तो यूपी में नए समीकरणों की सुगबुगाहट को मानो पर लग गए। हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं और 1 तारीख को उनका जन्मदिन था, मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश करने के लिए यहाँ आया था। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात थी, इसके और कोई मायने नहीं। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के खिलाफ चुनावी गठजोड़ वाले गुलदस्ते में आप भी साइकिल के साथ खड़ी दिखेगी? क्या पश्चिम यूपी में अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को साथ लेने का मन बना लिया है? क्योंकि अखिलेश पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल से गठजोड़ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी ने ये फैसला लिया है, तय किया है, हमारे नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि छोटे दलों से अगर गठबंधन होता है तो करेंगे, साथ चलेंगे। बड़े दलों से अनुभव समाजवादी पार्टी का ठीक नहीं रहा। चाचा के साथ, उनके साथ कोई गठबंधन? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं कि जितने भी दल हैं, चाचा का भी दल है, उनके को भी साथ लेने का काम और उनकी सीट को छोड़ने का काम समाजवादी पार्टी। यानी अखिलेश यादव ने बीजेपी के फॉर्मूले से ही बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। बीजेपी की 2017 वाली धमाकेदार जीत में छोटे दलों की भूमिका अहम थी। अब अखिलेश इसी फॉर्मूले के तहत यूपी विजय की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश की रणनीति बीजेपी भी समझ रही है और बहुजन समाज पार्टी भी। यही वजह है कि मायावती ने अखिलेश पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण और खासकर दलित विरोधी सोच और कार्यशैली के कड़वे अनुभवों तथा इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज्यादा बेहतर समझती हैं। इसलिए आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में अब ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा कहना और करना सपा की महलाचारी नहीं है तो और क्या है। बीजेपी की राजनीतिक भाषा भी मायावती से मिल रही थी। डिप्टी सीएम और ओबीसी वोटरों के बड़े चेहरे केशव प्रसाद मौर्य की चुनावी बैटिंग सुनिए, देखिए और समझिए। नहीं, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की विरोधी पार्टी है, दलितों की विरोधी पार्टी है, पिछड़ों की विरोधी पार्टी है, आगड़ों की विरोधी पार्टी है। ये किसी की सगी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टियों की उत्पत्ति जाति के आधार पर ही हुई है और वो वोटों को प्रभावित करती हैं। यही वजह है कि अभी से ही छोटे छोटे दलों को रिझाने, मनाने और अपने अपने खेमे में शामिल करने की दौड़ शुरू हो गई है। बहराइच से बलिया तक पकड़ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर अब एक नए समीकरण बैठा रहे हैं। इसमें उनके नए साथी हैं असदुद्दीन ओवैसी। हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं और उत्तर प्रदेश की 403 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 300 प्लस
जीतेंगे। 2022 के लिए हर पार्टी अपना समीकरण साध रही है, लिहाजा छोटे दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। वो भी जानते हैं कि बड़ी पार्टियों की जीत और हार में उनकी भूमिका कुछ कम नहीं होती। यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते ही इनकी अहमियत और राजनीतिक कद अचानक बढ़ जाती है। तो इसी नाते हर मुलाकात के अपने मायने हैं और ये सियासी हलचल 100% चुनावी भी होने का इशारा करती है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और यूपी में इन्हीं सियासी अटकलों पर संजय सिंह ने आज तक से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी दोनों ही कवायद में है गठबंधन की, लेकिन इस बीच मुलाकात होती है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के अखिलेश यादव से। क्या मायने है इस मुलाकात के, हम लोग निकालें, क्योंकि एकाएक आपका वहां पहुंचना, उनसे मुलाकात करना किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, कल भी मैंने इस बारे में कहा था और आज भी स्पष्ट करना चाहता हूं। 1 तारीख को उनका जन्मदिन था, मैं उस दिन यहाँ पे था नहीं, तो जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक हालात हैं उस पर भी चर्चा हुई। जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरह से गड़बड़ियां की गई और पूरे चुनाव को अपराहित कर लिया गया आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदलने का एक उदाहरण है। और अगर पंचायत चुनाव में ईमानदारी और निष्पक्षता चाहिए तो सीधे जनता से जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख के चुनाव कराए जाएं। ऐसे तमाम विषयों पे उनसे बातचीत हुई और इस मुलाकात को किसी और नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। क्या गठबंधन को लेकर के रास्ते खुले रहेंगे? आम आदमी पार्टी आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लड़ने की, अखिलेश यादव भी नए लोगों के साथ को लेकर के काफी आशान्वित है। देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा है और आज फिर दोहरा रहा हूं कि हम कोई तंग दिली की राजनीति करने नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश के हित में जो कुछ भी होगा वो फैसले हम लेंगे, लेकिन जब उस फैसले को लेंगे तो आपके साथ जानकारी साझा करेंगे।